नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिल्पी तिवारी आप सबका सादर अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं सर्वप्रथम उस अनहद नाद का ध्यान करूंगा जिसे हम ओमकार कहते हैं। मैं अपने अंतर के हृदयांगन से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आज जिस गंभीर विषय की चर्चा के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं वह है हलाल, जिसे मैं कहूंगा रोग ए हलाल। यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है और इसके कई मल्टीफैसेटेड तरीके हैं जिससे कि यह हमारे समाज पर प्रभाव डाल रहा है। यह कार्यक्रम विश्व पटल पर देखा जा रहा है और इससे कई लोग देश देशांतर से जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि बीच बीच में मैं अंग्रेजी में का भी प्रयोग करूं। आप सबको स्मरण होगा कि लगभग 1 वर्ष पहले एक हमारे बहुत प्रसिद्ध पीर बाबा हैं जोमेटो, उन्होंने कहा था कि फूड हैज नो रिलीजन, और उन्होंने जबलपुर में एक किसी व्यक्ति के साथ कहा, उनके ऊपर फिर केस भी चला, परंतु बाद में द सेम जोमेटो शेमलेसली क्लैरिफाइड दैट इट वाज सिंपली अ केस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो हम लोगों के अंतर में यह उत्पन्न होता है कि आखिर यह हलाल क्या है, व्हाट इज हलाल, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज इट्स इफेक्ट, एंड हाउ डू वी कर्ब दिस इंक्रीजिंग मेनेस। तो इस सब का डिटेल तो हमारे वक्ता लोग बताएंगे ही। एक मैं इसका भूमिका बता दूं कि हलाल एक इस्लामिक कंसेप्ट है जो कि प्री एग्जिस्टिंग जुडाइक कंसेप्ट से उठाया गया है, जिसे कोशर शचैत का कंसेप्ट कहा जाता है, जिसमें कि हाउ टू कट, व्हाट टू ईट, ये स्पेसिफाइड है। परंतु अब वो इतना फैल गया है, यह कंसेप्ट, इस नाभिकीय कंसेप्ट को इतना फैला दिया गया है कि अब लोग घर आंगन कैसा बनेगा, श्रृंगार क्या होगा, मेडिसिन खानी है नहीं खानी, कौन सा वस्त्र आभूषण चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, तो इस प्रकार के 5 आयाम हैं जिनके ऊपर यह हलाल कंसेप्ट आज की तारीख में 5 विशेष रूप से टिका हुआ है। और स्थिति, भारत की स्थिति ये हो गई है कि 95% रिटेलर्स फ्रॉम गालवान घाटी टू गुवाहाटी या फिर कच्छ कुमार टू कन्याकुमारी, 95% ऑफ रजिस्टर्ड सेलर्स इन गवर्नमेंट मंडीज, चाहे वो तमिलनाडु में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, वो आज की तारीख में एक ही विशेष मुस्लिम समुदाय के हैं जो हलाल पद्धति से अपना सामान बेचते हैं। इवन अपेटा जो है, जो कि केंद्रीय एजेंसी है और एक्सपोर्ट को देखती है, वो भी सिर्फ हलाल को प्रायोजित करती है, और अगर गैर हलाल वस्तु होगी तो उसका वो निर्यात नहीं होने देगी। This in spite of the fact that most of our bovine meat is directed towards countries which are non-halal, that is Vietnam, Thailand and China. बाकी अन्य जो नॉन बोवाइन है वो गल्फ देशों में अधिक जाती है। So this concept of halal is not just racist, it is a bigoted indirect call to boycott our Dalit brethren, जो हमारे वाल्मीकि और खटिक समाज के लोग हैं उत्तर से दक्षिण में, उनके लाइवलीहुड, उनके कस्टम, उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस पे ये बहुत बड़ा प्रहार है। This is an open attack on the constitutional parameters जो हमारे SC/ST एक्ट में भी निर्दिष्ट है। इसका डिटेल अब हम अपने आमंत्रित गणों से उस पर प्रकाश डालने को कहेंगे, परंतु उससे पहले मैं आपकी ज्ञान में ला दूं कि जो ये वेबिनार है ये विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव चल रहा है। ये @C कैपिटल C URB कैपिटल HALAL, मतलब कर्ब हलाल के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे देखा जा सकता है। साथ ही में अगर आप पे कोई प्रश्न है
तो आप कृपया वो नोट कर लीजिए, एक नंबर जो मैं आपको दूंगा, जिसपे आप व्हाट्सएप के द्वारा अपने प्रश्न डायरेक्टली भेज सकते हैं और अपना नाम तथा स्थान उसमें अवश्य लिखें। किस संबोधित है वह प्रश्न, वो भी आप अवश्य लिखें। सो गिविंग 9899835132। आप कृपया पुनः नोट करिए, 98 99 83 51 32। मैं एक बार अंतिम बार पुनः अभी रिपीट कर रहा हूं, 98 99 83 51 32। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, जिसपे आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना प्रश्न हमारे तक भेज सकते हैं। So now let me introduce our panelists today. Unfortunately, Monica Roda ji, who was supposed to be over here, is down with high grade fever and has been advised complete bed rest. तो हम ईश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। हमारे प्रथम वक्ता हैं माननीय सरदार रवि रंजन सिंह जी, जो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र भी रहे हैं, और ये हलालोनॉमिक्स के गूढ़ ज्ञाता तो है ही, साथ ही इस विषय पर अलग जलाने वालों में इनका नाम प्रथम पंक्ति में है। आप धार्मिक सामाजिक विषयों पर मुखर होकर बोलते तो हैं, परंतु काम भी करते हैं। हम दोनों ने यजीदी नरसंहार के विरोध में भी कुछ गिलहरी प्रयत्न किए थे, हालांकि उसका कितना प्रभाव पड़ा वो तो ईश्वर जानता है। आप हलाल की तथ्यता और उसके विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति उनका कैसे नाश होता है, विशेष रूप से दलितों या सरदारों का कैसा व्यापार और जीवन शैली उससे प्रभावित हुई, इस पर आप अपना पक्ष रखें। नमस्ते रवि। राम राम। जय श्री राम। सत श्री अकाल। जय जनेन्द्र। हमारे दूसरे वक्ता हैं माननीय श्री सुरेंद्र खंगोटा जी, जो कि शिमला से जुड़ रहे हैं, और वे हिमाचल शासन में अभी राज्य खाद्य आयुक्त हैं। आप आईएएस अधिकारी हैं और एफएसएसएआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। आप उम्मा के हलाल द्वारा विस्तारवादी उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे और भारत में उनका षड्यंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनका जो खतरा उत्पन्न होता है उस पर अपना विचार रखेंगे और तथ्य रखेंगे। साथ ही यहाँ मंच पर विराजमान है हमारे प्रिय मित्र श्री राहुल राज मलिक जी। आप दिल्ली उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता और एक ओजस्वी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने हलाल की अवैधानिकता को दृश्यमान करने के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत भी की है, जिस पर अभी कार्यवाही चल रही है। आप हलाल की असंवैधानिकता एवं अनैतिकता को दृष्टिगत कराएंगे और साथ ही में हलाल की चुनौतियों से लड़ने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं उस पर आप प्रकाश डालेंगे। आप सभी मनीषियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रत्येक वार्ताकार के पास लगभग 18 मिनट का समय रहेगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि समय की मर्यादा में अपना अगर कार्य संपन्न करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि जिससे कि हम लोग बाद में प्रश्नोत्तरी पे अधिक आराम से कार्य कर सकें। तो सर्वप्रथम मैं रवि जी का आह्वान करता हूं। रवि जी। शिल्पी जी, आपको डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को एक अवसर दिया मैं अपनी बात प्रस्तुत कर सकूं। हम में से बहुत से लोग हैं जो हलाल का अर्थ नहीं समझते। हम हलाल को क्या समझते हैं कि इसका कुछ मांस से लेना देना है। मैं बहुत छोटे में इसका परिचय दूंगा हलाल शब्द का। ये एक अरबी शब्द है जिसका जो इस्लाम से पहले वहां पे था अरबी भाषा में, और जिसका अर्थ जो है वो है आज की उर्दू नुमा हिंदी में बोलें तो जायज, लेजिटिमेट, परमिसिबल अंग्रेजी में। अब हर समाज के अपने कानून होते हैं, अपने जायज नाजायज होते हैं। इस्लाम के आने के बाद जो हुआ, जहां जहां इस्लाम का विस्तार हुआ, इस्लामी हलाल को यूनिवर्सल हलाल के तौर पे प्रस्तुत किया। ये मूल समस्या है। आज हम इस्लामी हलाल को हलाल समझ बैठे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हलाल एंड इस्लामिक हलाल। इसका उदाहरण यह है, इस्लाम में जो सूअर का मांस है, ये सूअर को पालना है, वो हराम है, बहुत से जगह पे नहीं है। इसी तरह गाय का वध है एक हिंदू के लिए
ये एक पाप है, मगर शायद इस्लाम में ऐसा नहीं है। तो उनका हराम और हमारा हराम अलग है। इस्लाम में दो ही कंसेप्ट हैं, हराम और हलाल, यानी जो हलाल नहीं है वो हराम है। अब ये क्योंकि हम इसको मास से जोड़ के देखते आए हैं, अब हम इसको उस टोटलिटी में देखते हैं, क्योंकि एक हम जैसे ही हमारा होता है, हमारे मस्तिष्क में एक बात आती है, जैसे ही हलाल हुआ कि हम तो सब मांस खाते ही नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। और एक पिक्चर आती है कि हलाल का सुनते ही एक किसी कसाई की दुकान है, वहां पे मीट बिक रहा है, मगर हलाल उससे बहुत ज्यादा है, बहुत गहरा है, क्योंकि जायज नाजायज हर चीज के ऊपर होता है। अब वो जो इस्लाम के अनुसार, पहले हम मांस की बात करें तो मांस का जो कोई भी जानवर है, बकरा है, ऊंट है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो तभी हलाल होगा जब उसका जानवर का जो मुंह है, पशु का मुंह जो है, वो काबा की तरफ होगा, मक्का की तरफ होगा। ये मेरे लिए एक रोचक या विषय हो सकता है, पर ये खतरनाक नहीं है, वो उनका अपना सोचना है। मेरे विचार से यदि पशु का वध पाप है तो वो पाप है, और यदि वो पाप नहीं है तो वो नहीं है। उसका रुख, उसका डायरेक्शन बदलने से पाप और पुण्य नहीं बदलते। ये तो बात रही मीट की। अब इसके साथ जो बाकी शर्तें हैं, या मीट में ही बाकी शर्तें के कि इसमें जो कलमा पढ़ा जाएगा, जिसमें वो एक मुसलमान पढ़ेगा, चलिए यहां पर भी बात समझ आ गई, मगर इसमें इन टोटलिटी जो है ये बिजनेस मुस्लिम्स के पास ही होगा। दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस। यह यहां से ये खतरे की घंटी है। दिस इज एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन। और हम क्योंकि इस चीज को समझते नहीं, हम इसको मास से जोड़ के देखते रहे, और अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे लोगों में, तो हम इसको समझ रहे हैं। क्योंकि ये जायज और नाजायज है, वो हर चीज पे है, तो अब एम्प्लॉयमेंट वाली बात हर जगह है। और ये हलाल का जो सफर है, ये धीरे 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 कैसे स्ट्रांग होता गया, क्योंकि हम अवेयर नहीं थे और ये सब होता गया। आज की स्थिति में, आज की परिस्थितियों में हर चीज के ऊपर यदि हम मांस पे जाएं तो 95% भारत का 95% मांस जो है वो हलाल है। एयर इंडिया, आईटीडीसी वगैरह 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 ये सब हलाल ही ले रहे हैं एज पर पॉलिसी। ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और मांस की जहां तक बात है, मांसाहारी होते हुए भी कोई मांस खाना छोड़ सकता है अगर उसको जबरदस्ती हलाल खिलाया जा रहा है। परंतु मांस से बाहर ये और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मांस खाना कोई भी व्यक्ति छोड़ सकता है, मगर जब ये आटा, दाल, पानी सब पर आ गया तो मांस तो खाना छोड़ा जा सकता है, पर क्या हम आटा दाल भी छोड़ सकते हैं? नहीं। और हमें फिर आज जैसे हम मीट अगर हमको लेना है तो 95% हमको हलाल ही लेना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। इसमें सबसे पहली बात है हमारी अपनी कमजोरी। कई 5 स्टार होटल्स पे हमने बात करी कि साहब आप केवल हलाल क्यों सर्व करते हैं। उन्होंने दो सीधे से कारण बताए, एक तो अवेलेबिलिटी, चीप अवेलेबिलिटी, और दूसरा एक 5 स्टार का दिल्ली में कहना था कि यहाँ पे हमारे यहाँ 95% जो हमारा कस्टमर है वो नॉन मुस्लिम है, जो ऑर्गेनाइज पार्टीज होती हैं। जो रेस्टोरेंट में आके चला गया उसका तो हम नहीं कह सकते, पर वो भी लगभग इतना ही है। वो जो 5% कस्टमर है वो इंसिस्ट करता है कि मेरे को केवल हलाल ही चाहिए, और वो हमसे वेरीफाई करता है, सर्टिफिकेट देखता है, और सर्टिफाइंग एजेंसी से भी वेरीफाई करता है कि सर्टिफिकेट है कि नहीं। आप लोग 95% हैं, आप प्रोटेस्ट ही नहीं करते। हम तो केवल व्यापारी लोग हैं। अगर आप 5 के बदले जिस दिन आप 10% प्रोटेस्ट कर देंगे तो हम झटका बेचना शुरू कर देंगे। ये मांस की बात है जो मैं खाना छोड़ सकता हूँ अगर मांसाहारी। अब ये बात जब आटे दाल पे आ गई तो फिर हम कैसे छोड़ेंगे उसको, तो ये एक गंभीर विषय है। यानी मीट से बाहर ये और भी खतरनाक है। और ये हलाल और हलाल का सर्टिफिकेट ये एक दिन में पॉपुलर नहीं हुआ। ये इसके पीछे सैकड़ों हलाल कॉन्फ्रेंसेस हुई,
ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस विभिन्न राजधानियों में। 2009 में 2009 में मैंने एक संसद में जब देखा कि हमारी जो पार्लियामेंट की कैंटीन है उसमें केवल हलाल सर्व किया जाता है, तो उस पर मैंने एक पिटीशन लगाई, पिटीशन कमेटी में पार्लियामेंट में ही लगाई, जो लगभग कई साल पेंडिंग पड़ी रही। और अभी इस समय जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, ये उनका इनिशिएटिव था, उनका एक पर्सनल वो था कि उन्होंने इसको कैंटीन को वेजिटेरियन कर दिया। और अब भारतीय रेल से ये किसी और सरकारी एजेंसी के पास जा, हमें उम्मीद है कि वहां से भी ये श्योर करेंगे कि जो नॉन मीट हलाल की नहीं। और अब ये संभव है क्योंकि माननीय स्पीकर जो हैं बहुत ही चेतन व्यक्तित्व में आले हैं, वो हर चीज का बड़े ध्यान से अध्ययन करते हैं। और ये जो पार्लियामेंट की कैंटीन में मेरा ये अनुरोध था कि यदि आप मांस सर्व करते हैं तो आप दोनों पद्धति का करें, यानी जो गैर मुस्लिम है अगर वो नहीं ले देता, जैसे सिखों में पुट्ठा मांस मना है, वो एक प्रोहिबिटेड आइटम है, तो आप क्यों सर्व कर रहे हैं? या तो आप हमको दोनों की अपॉर्चुनिटी दें या कोई मांस ना, वेजिटेरियन कर दी। तो इसके बहुत हास्यास्पद जवाब आए। जैसे भारत सरकार का एक जवाब आया 2010 में, आज से 10 साल पहले, के साथ ये सेंटर का इशू ही नहीं है मीट। पार्लियामेंट की कैंटीन, नॉर्दर्न रेलवे उसकी कैटरिंग एजेंसी है, ये किसका विषय है? क्या वो दिल्ली सरकार का विषय है? इस तरह के ये टाल मटोल वाले वो रहे। और हास्यास्पद बात ये है कि इसमें जो साइन कर रहे हैं ऑफिसर, उनका नेम तो उनका रैंक एंड डेजिग्नेशन है असिस्टेंट कमिश्नर मीट, जो कह रहे हैं कि हमारा केंद्र सरकार का कोई मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अब स्पीकर साहब जो आए हैं, तो इसलिए मैं इनका बहुत ही धन्यवादी हूँ। अब बात यह है कि आज ये हलाल जो है, अब हम मांस से बाहर की बात करें तो आपको आलू के पैकेट के ऊपर मिलेगा एक हरा चिन्ह, यानी ये वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। मगर शाकाहारी होना कोई गारंटी नहीं है कि आप हलालाहारी नहीं है। आप शाकाहारी होते भी हलाल का सेवन कर रहे हैं, यानी उस एक तो उसमें एक प्रेफर्ड वो है कि उसमें मुस्लिम को प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि भारत में ये लीगली नहीं है, इस वजह से नहीं है। बाकी जगह जहां पे होता है वो हलाल सर्टिफिकेट तभी होता है जब उसमें मुस्लिम ही होगा। और ये सर्टिफिकेट जमायत उलमा हिंद और इस तरह की जो एजेंसियां देती हैं, उनके पास जो पैसा जाता है, वो पैसा अपनी वेबसाइट पे वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ लगाया। जैसे जो लोग पकड़े गए टेररिज्म में, उनके लिए वकील उन्होंने मुहैया करवाए और उस पर पैसा लगाया। और वो इस्लाम और के प्रचार के लिए उनकी वेबसाइट कहती है हम ये पैसा लगा रहे हैं, जो हिंदू से ले रहे हैं वो इस्लाम के प्रचार के लिए लगा रहे हैं। तो ये अब कहने का मतलब है दीज आर इकोनॉमिक ब्लैक होल्स, यानी पैसा जाएगा तो सबका, क्रिश्चियन का भी जाएगा, ज्यू का भी जाएगा, मगर वहां से वापस नहीं आएगा। ये इकोनॉमिक ब्लैक होल्स हैं। और ये इकोनॉमिक ब्लैक होल इतना बड़ा हो गया, आज ये 5 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी है, सर्टिफाइड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, जिसमें हलाल नाइट क्लब्स, हलाल प्रोस्टिट्यूशन, हलाल फैशन शोज, हलाल रेस्टोरेंट, हलाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये सब है। ये केवल मांस नहीं है। और चिप्स, आइसक्रीम, दूध, पानी, सब हलाल सर्टिफाइड है। और जब हम स्टैटिस्टिक्स को और देखते हैं, अलग अलग थोड़े इधर उधर स्टैटिस्टिक्स होते हैं अलग अलग एजेंसीज के, इस टोटल में जो मुस्लिम्स की बाइंग या बाइंग कैपेसिटी है या बाइंग है इस 5 ट्रिलियन यूएसडी में, दैट इज अबाउट 15%, 12 से 15%। वो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, रेट ऑफ द डॉलर वगैरह वगैरह कईयों पे है, मगर 15% इसमें मुस्लिम खरीदार है। गुड्स एंड सर्विसेज में जैसे हमारे मित्र अभी वकील साहब बैठे हैं, इवन देयर आर सर्टिफाइड हलाल लॉयर्स। भारत में अभी ये नहीं है, मगर बाहर ये इस तरह का है। तो ये हम अपना विरुद्ध प्रचार जो हो रहा है, इसके लिए हम खुद फाइनेंस कर रहे हैं। और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम, ये तो इनकी एक
थोड़ा सा इस पे हम और डालें कि ये कैसे शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत तादाद में वहाँ पे जो पुराने गुलाम थे, वो कॉलोनीज थी, वो अपने एक्स मास्टर्स के यहाँ रहने लगी, यहाँ से लोग जाने शुरू हो गए। उस समय यहाँ पे हलाल का प्रचार यूके में या और जो जैसे फ्रांस है वहाँ पे शुरू हुआ। धीरे धीरे जो ग्लोबल हलाल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिनमें काफी खर्चा किया गया, किसी देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को बुलाया गया, उन्हें समझाया गया कि दुनिया में इतने परसेंट, 25% उस समय जो भी है, जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो मुस्लिम आबादी है। अगर आप हलाल सर्टिफिकेट आपकी कंपनी लगाएगी तो उसमें आपको फायदा होगा, प्रेफरेबली वो आपका माल खरीदेगा। एट फेस ऑफ इट आइसबर्ग समझ नहीं पाए और लोग कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक सर्टिफिकेट लेने से अगर हमारी कंपनी को प्रेफरेंस मिलती है या मेरी कंपनी को मिलती है तो उसमें हर देखने में इस तरह हलालीकरण शुरू हुआ। कई साल लगातार कॉन्फ्रेंसेस के बाद जब कंपनी में चली गई तो उसको मैंडेटरी कर दिया गया कई कंट्रीज में कि 40-45 कंट्रीज में तभी आएगा। अब ये एक प्रेफरेंस से स्टेज पे चला। जब मैंडेटरी स्टेज पे तो आपके पास कोई चारा नहीं है, अगर कोई बच भी गया तो उसको भी वो लेना पड़ेगा। यहाँ से हमारे यहाँ से जो आयुर्वेद की भी दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं वो भी हलाल सर्टिफिकेट है। जैसे तो एक्सपोर्ट खाली गल्फ को नहीं है मीट का, सबको है, मगर एक शर्त लगा दी गई है भारत सरकार की एक एजेंसी द्वारा, एजेंसीज के ये केवल हलाल होगा। इससे व्यापारी को बहुत लॉस हो रहा है। और हलाल और हलाल माफिया की बात है, ये जो हलाल माफिया ये केवल हम ये इस्लाम का बहुत बड़ा पक्षधर है या मुसलमान का दोस्त है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि अभी इस्लामिक वर्ल्ड में जो तहलका मचा हुआ है वो ये है कि कोई भी, चाहे वो नमाज हो चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी उनका जो पवित्र काम है वो तभी हलाल होगा जब उसकी डायरेक्शन काबा की तरफ होगी, यानी मक्का की तरफ। अभी जो रिसर्च आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये मक्का ये ओरिजिनल काबा नहीं, तो उस दुनिया के काबा कहाँ, जो नासा ने पिक्चर्स दी हैं और एजेंसीज ने पिक्चर्स दी हैं, शायद नासा एजेंसीज ने पिक्चर दी हैं, सैटेलाइट इमेजेस पुरान के आने के बाद जो पहले 70 साल मस्जिदें बनी थी उनका जो किबला है यानी रुख है, डायरेक्शन है, वो इस मक्का की तरफ नहीं है, वो जॉर्डन के एक शहर पेत्रा की तरफ। तो ये एक संदेह है कि जो जिसको ये हलाल कह रहे हैं वो इस्लाम के मुताबिक भी हलाल है कि नहीं, ये उनका उनके मित्र और शुभ चिंतक होने के इस पे भी ध्यान देना है कि वो हलाल, वो इस्लाम हलाल कह रहे हैं। खैर ये इनका अपना मामला है। अब इसमें हमको क्या करना है, और ये हम प्रभावित कर रहा है, प्रभावित ऐसे कर रहा है, हम फीस दे रहे हैं, जो कोई भी कंपनी फीस देती है हलाल सर्टिफिकेट के लिए, वो पैसा जिन एजेंसी के पास जा रहा है, आज सतयुग आ गया है कि आप सब कुछ देख सकते हैं इंटरनेट पे, हालांकि उसमें भी झूठ बहुत है, मगर आप सच तक तय तक जा सकते हैं। FBI से लेके हर एजेंसी से उनको डायरेक्ट फंडिंग, टेरर फंडिंग के लिए एस्टेब्लिश करें कि ये जो आप हलाल के ऊपर पैसा दे रहे हैं ये यहाँ जा रहा है। तो एक आपकी एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन हुई, दूसरा ये टेरर फंडिंग। ये जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इसको 10 ट्रिलियन तक का एक एम है कि अगले 5 साल में, 4 साल में हमको इसको डबल करना है। अब डबल कैसे होगा, प्रोडक्ट्स तो सारे बाहर तो 45 कंट्रीज तो वैसे ही वो ले रही हैं। अब ये डबल कैसे होगा, इसके लिए इस्लामिक बैंकिंग, हलाल बैंकिंग और हलाल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज इन पाइपलाइन। अब हलाल या इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो देखने में बहुत
चीज लगती है कि एक ऐसा बैंक जो इंटरेस्ट लेगा ना देगा, क्या ये संभव है? लेगा और ना देगा तो बैंक चलेगा कैसे? ठीक है, तनख्वाह होगी और जिसने इंटरेस्ट लेना है उसके लिए तो चलो बहुत अच्छी बात है, बिना इंटरेस्ट के मिल रहा है। बैंक को क्यों जमा करवाएगा जो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा उसको? तो ये इसको जब हम और डीप देखते हैं तो वो ले रहा, मगर वो क्या है, फेयर। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, एक ऐसा बैंक है जो केवल प्रॉफिट में ही आपका हिस्सेदार है, लॉस में नहीं है। लॉस है तो आपको छोड़िए जाने, बहुत अच्छी। प्रश्न ये है कि ये कैसे पता लगेगा कि मेरा कंपनी है उसको प्रॉफिट कितना, क्योंकि बैंक मेरा पार्टनर बन चुका है तो उसको एक्सेस है जो हर फाइल तक, हर डील तक पहुंचने का। जो एक ट्रेडिंग बैंक को कोई मतलब नहीं है, उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब आप कहाँ से माल खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, जब तक वो लीगल पैरामीटर्स में है बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर यहाँ पे ये मेरी चीजें शेयर हो रही है। और अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। एग्जांपल, एक प्रिंटिंग प्रेस है, उसको एक ऑर्डर मिला, वो ये छाप रही है या कोई बुक छाप रही है, ठीक है। जैसे ही उसने कोई ऐसी जो इस्लाम के विरुद्ध है उनके मुताबिक, या वो इस्लाम के प्रचार के खिलाफ जा सकती है, एक चाहे वो साइंटिफिक बुक हो, चाहे वो किसी और की धार्मिक हो बुक हो, यानी गीता प्रिंटिंग का अगर ऑर्डर मिला तो श्री भगवत गीता अगर आपने छाप दी तो वो कुफ्र हो गया, यानी आप बैंक के डिफॉल्टर हो गए। तो एक तो बैंक ने आपको इकोनॉमिकल स्लेव बना लिया, दूसरा आपकी प्रचार प्रसार और सोचने की शक्ति के ऊपर, विचार शक्ति के ऊपर भी, क्योंकि अब ये प्रिंट ही नहीं होगी। तो जब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार प्रिंटिंग, एक इंडस्ट्री की बात करता हूँ, सारी ही जब वो सारी ही नष्ट हो जाएंगी तो वही प्रिंट होगा जो वो बैंक जाए। तो साइंटिफिक रिसर्च आगे, डॉक्टर साहब जानते हैं कि अल्कोहल से मेडिसिन में, अल्कोहल और मेडिसिन का चोली दामन का साथ है। तो अगर रिसर्च अल्कोहल पे हो रही है कोई फर्दर, तो वो भी हम रोक रहे हैं, यानी साइंस को हम हजारों साल, 1500 साल पीछे खींच के ले जा रहे हैं। तो ये केवल इकोनॉमिक्स तो है, दिस इज मदर ऑफ ऑल जिहाद। ये केवल हमारे को इकोनॉमिकली खत्म कर और हमारी मास की बात है। देयर इज अ डेफिनेट, बहुत सारी साइंस की रिसर्च है, क्योंकि जिस समय जानवर को तड़पा कर, डिफरेंस बिटवीन किलिंग एंड टॉर्चरस किलिंग, जिनको ये पसंद है किलिंग वो अपने लिए निजी तौर पे कर सकते हैं, मगर मार्केट में इस तरह की चीज को लाना और जबरदस्ती लाना, ये एक जैसे जबरदस्ती, तो मेरे को जो को पैनलिस्ट है वकील साहब, उन्होंने इसका एक लीगल दिया है कि दिस इज इलीगल, ये हलाल इटसेल्फ लीगल इन इंडिया। तो ये सारी सिचुएशन है जिसको हमको आगे समझना है। आगे ये तो सारी प्रॉब्लम हो गई, और इसके प्रिवेंटिव हमको क्या लेने हैं? इसके लिए हमको कोई लाठी बंदूक किसी से कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है, दादागिरी के बदले में काउंटर दादागिरी भी नहीं करनी है हमको। सिर्फ हमको अवेयरनेस, सब मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है और इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है, इस वजह से मेरे को ये नहीं लेना, इतना काफी है। और आई एम श्योर कि बहुत जल्दी ही टेबल्स टर्न हो जाएंगे, जो हमारे ऊपर जब लादी जा रही है एक हलाल इकोनॉमी और आड़ में हमारे विचारों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, ये सब ठीक हो सकता है सिर्फ इस तो अवेयरनेस चाहिए, सहयोग चाहिए, और हम छोटे छोटे लालच में ना आए। और जब भी आप खरीद, देख लीजिए जो आप आटा खरीद रहे हैं वो हलाल मार्क तो नहीं है। मेरा इतना ही कहना है और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट जो है
उनसे हमने विचार लंगर पे। और फिर एक बार फिर मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया, सुना। इस पैनल पे, इस मंच का धन्यवाद, डॉक्टर शिल्पी का धन्यवाद। और एक बार फिर मैं जल्दी से जल्दी जब होगा हम फिर उपस्थित होंगे। कोई किसी तरह का प्रश्न है वो अभी आप पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद रवि जी, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन किया। और आपके प्रेजेंटेशन से मुझे अपने एक मेरे मित्र हैं, बड़े आलिम हैं, और उनका नाम है मुल्ला सेक्युलरुद्दीन। तो उनका एक बहुत प्यारा सुभाषित है जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा कि दुखत से मूल और जिहादत से मूल हलाल ज़कात दो। तो ये आपने मुझे याद दिला दिया, और ये बड़ा ही इन डेप्थ था। और हम लोग सोच भी सकते हैं कि कितने gargantuan अमाउंट ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वो चाहे रामदेव जी हो या राकेश जी हो, चाहे मिस्टर अब्दुल बैठे हों। इन लोगों पापड़, लिपस्टिक, हल्दी, गेहूं सब बेच बेच के, पिंक लिपस्टिक तो बिक ही रही है। जो इस्लामिक बेच रहे हैं, बड़े का कबाब, भले ही उसमें कुत्ता मिला के बेच रहे हो, लेकिन बिस्मिल्लाह कर दिया तो हो गया। इनफैक्ट हमारे बहुत बड़े एक लेखक हैं, कुरान है, जो उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें साफ साफ मेंशन है कि अगर द बुचर हैज टू बी अ मुस्लिम, द बुचर हैज टू बी अ मुस्लिम, तो एक ही झटके में उन्होंने हाथ लगा के एक साथ उन्होंने सारा जो व्यापार है मुसलमान के हाथ में दे दिया। एंड एर्गो the butcher has to be a Muslim and he has to say Bismillah, okay, but if he forgets it's fine, वो भी हलाल है, it's fine। तो वो भूल भी जाए तो चल जाता है। अब जब हलाल प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स लोग यमी टू देम, हलाल नाइट क्लब्स हैं, स्ट्रिप क्लब्स हैं, तो फिर कुछ भी चलता है। तो ये धर्म और मजहब या उसकी परिपाटी से अधिक ये एक शिकंजा कसने की ज्यादा एक तैयारी लगती है। तो डॉक्टर साहब मैं सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहूंगा जी। वो ये है कि हलाल सर्टिफिकेट है काउंटर में 2014 से हमने झटका सर्टिफिकेशन और मर्यादा सर्टिफिकेशन शुरू करी है। अभी हम उस पे आएंगे। जी जी, हम लोग ये सब डिस्कशन में बाद में अवश्य लेंगे कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है। तो अब बाद सुरेंद्र जी से जुड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, जो कि शिमला से हम लोगों से जुड़ेंगे। और सुरेंद्र, ऐसे ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कंगारू बॉडीज बनी बैठी हैं और ये पैसे कमा रही हैं, और इनका पैसा जो भी आ रहा है ये कहाँ व्यय हो रहा है। जैसे मैं जमात का ही बोलूंगा, इट स्पॉन्सर्स एंड sends its advocates to guilty who were responsible for तिवारीज मर्डर, या फिर दिल्ली के दंगे में जो पीड़ित हैं लगे हुए हैं। तो जितना पैसा हम या अन्य लोगों का है वो उस दिशा में जा रहा है। तो सुरेंद्र जी घंगरोटा जी जो शिमला से जुड़े हैं, हम उनका आग्रह करेंगे कि वो अपना उद्बोधन दें। नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र घंगरोटा धन्यवाद करना चाहूंगा। होप आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो, होप आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज क्लियर है आपकी, आवाज क्लियर है आपकी। हाँ, नमस्कार जी। प्लीज कंटिन्यू। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा मंच का कि मुझे बोलने का मौका दिया गया इस विषय पे, जो मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। और शायद इसलिए भी कि मैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी में भी रहा और मुझे मालूम है कि इसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। जो हमारी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है जो सारे विश्व में चल रही है, किस तरह से चल रही है उसका एक अलग इशू है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इसको मोड़ दिया है हलाल के बिजनेस के लिए, तो एक साजिश की गई। जैसे कि रवि रंजन जी ने बताया कि
हलाल और हराम दो डेफिनेशंस दी गई, और फिर उस डेफिनेशन को अपनी मर्जी के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा गया। ये जो चेंज लाया गया, ये सिर्फ मीट के लिए नहीं था। शुरुआत मीट से की गई कि मीट में हमको इस तरह का प्रोसेस फॉलो करना है, और उसमें भी अगर हम कुरान को और हदीस को पढ़ें तो उस तरह की कोई इंटरप्रिटेशन निकल के नहीं आती है। इनफैक्ट कुरान एक जगह पे, जैसे इसकी जो आयत है 2.17354 एंड 6.119, उसमें इवन ये क्लेम किया गया है कि अंडर नेसेसिटी इवन फॉरबिडन फूड बिकम्स लॉफुल। एंड फॉरबिडन फूड जो इन्होंने डिक्लेयर किए थे वो था कि मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाना है या पिग्स का नहीं खाना है, कुछ और कंडीशंस थी, पर इस तरह की कोई प्रोसेस की कोई कंडीशन नहीं थी। उस कंडीशन को इंटरप्रेट किया गया, और ये सिर्फ मीट पे नहीं रखा गया, ये बाकी चीजों को, जैसे पहले वक्ता हमारे रवि रंजन जी ने कहा और उन्होंने कहा कि आगे इसको एक्सटेंड किया जानबूझ के, एक साजिश के तहत इंटरेस्ट लेना, प्रॉफिट लेना, ये भी फॉरबिडन था कुरान में। लेकिन उसमें अब आपके हलाल इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट है, अब सब बैंकिंग भी है, सब कुछ उसको इंटरप्रेट किया अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि इनको लगा कि इकोनॉमी को किसी तरह हमको कंट्रोल में लाना है। तो उस कंट्रोल के लिए, ताकि हम इसको 5 ट्रिलियन है, 10 ट्रिलियन है और काफी ज्यादा बढ़ा सके, ये इच्छा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई, बल्कि मुफ्ती ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना मुस्तफा क्लेरिक, इस्लामाबाद में ग्लोबल हलाल कांग्रेस हुई, तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमको वर्ल्ड को कंकर करना है थ्रू हलाल। और ये हलाल का पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी एक सोचने की बात है। ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है इस तरह से, और इसमें सारे इस्लामिक वर्ड साथ नहीं है, उनका एक का नहीं है कि ये इस तरह का जो प्रोसेस हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, उनको भी लगता है ये एक्सप्लॉयटेशन है। और दूसरे, इसकी जो मिसयूज हो रहा है, इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया में काफी एमपीज ने इसको पार्लियामेंट में उठाया। नेशनल पार्टी के एमपी है ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर क्रिस्टनसन, उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें काम किया, और उसके चलते इन्वेस्टिगेशन हुआ पार्लियामेंट्री कमेटी का भी, और जो इनका ऑस्ट्रेलियन क्रिमिनल कमीशन है उसने भी इन्वेस्टिगेशन किया। तो ये पता लगा कि जो 90% पैसा है वो बाहर जा रहा है, बाहर के देशों में, बाहर की चैरिटीज में, और उन चैरिटीज का कोई पता नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशन का कोई पता नहीं है वो कहाँ फंडिंग कर रही है। तो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू भी है भारत के लिए कि अगर इस तरह का ट्रेड से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, पता लगा कि वो हमारे अगेंस्ट जम्मू कश्मीर में और देश के बाकी जगह में हमारे अगेंस्ट यूज किया जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए। जैसा सोचा भी जा रहा है कि कुछ लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, ऐसी अवेयरनेस ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो फ्लोरिक मिल्क एंड योगर्ट कंपनी है, उसने अपना हलाल सर्टिफिकेशन लेना बंद किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बंद करना शुरू किया। इसमें शुरुआत की कि हलाल सर्टिफिकेशन क्यों की जाए। 2% पर पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वहां, और सर्टिफिकेशन 100% उसका हो रहा था। एक स्टेज ये आ गई थी कि 100% फूड प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन हो रहा था, और ये फूड प्रोडक्ट से भी आगे उसकी डेफिनेशन आप अपनी मर्जी से चेंज करें तो आप हर प्रोडक्ट के लिए उसको इशू कर सर्टिफिकेशन यूज कर रहे हैं एक हथियार की तरह। ये एक साजिश के तहत इन्होंने करना शुरू किया। और जो हमारे कुछ बुद्धिस्ट हैं या कुछ और हिंदू हैं जो क्रूएल्टी को बुरा मानते हैं, और जो प्रोसीजर दिया था, इवन क्रिश्चियंस
प्रोसीजर ये है कि एनिमल को स्लॉटर करने से पहले स्टन किया जाता है। अब वो स्टन ना करके आप उसको हलाल कर रहे हैं, उसको तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, तो ये क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स है। और उसको भी एक्चुअली ये इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने काफी जो फेयर ट्रेड का एक मुहिम चला रखी है कि अगर बच्चों को या जो ट्रेड किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसमें गलत तरीके से प्रोडक्शन किया जा रहा है, वेजेस पूरी नहीं दे रहे, या ILO इसमें बीच में आता है, तो उसमें एक्शन लिया जाए। बड़ी हैरानी की बात है कि हम इस इतनी बड़ी क्रूएल्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये कई बार समझ नहीं आता है। सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही है, बट ये क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल को भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरा, जैसे कि जिक्र हुआ कि भाई डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स हैं, मैंने कहा कि ILO की रेगुलेशंस हैं, लेकिन हम रिलीजन के बेस पे जॉब को डिफाइन कर रहे हैं। ये एक उसका इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि इसको सिर्फ मुस्लिम ही थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व हो सकता है या स्लॉटरिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, तो सारे जॉब हमने मुस्लिम्स को दे दिए। तो इस तरह इसका एक बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस इन ट्रेड है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं ट्रेड में रिलीजन के नाम पे। जो हमारा कंपटीशन कमीशन है, जो हमारा कंपटीशन लॉ है, उसके अंतर्गत भी इस विषय में एक्शन होना चाहिए। और ये एक्शन लेना चाहिए जहां हम कोर्ट में जाएं, चाहे वो अनफेयर ट्रेड है, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हो रही है ट्रेड में, जो कंपटीशन को किया जा रहा है, इवन सिक्योरिटी थ्रेट जो हमारे को डाइवर्ट करके पैसा, क्योंकि पैसे की ट्रेसेबिलिटी नहीं है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस काम में यूज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा नॉन मुस्लिम्स ने इकट्ठा किया, वो मुस्लिम एक्टिविटीज के लिए या स्प्रेड ऑफ इस्लाम के लिए तो नहीं यूज हो रहा है, और हमारे अगेंस्ट ही हो रहा है। ये चीज देखनी पड़ेगी। तीसरा, ये अनफेयर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है जो हम WTO में कई बार जाते हैं कि भाई जो साइंटिफिक हमारा कुछ बैरियर क्रिएट करते हैं। कई बार वेस्टर्न वर्ल्ड एक बैरियर क्रिएट करता है जो हमारे सैंपल्स को रिजेक्ट कर देता है, हमारे फूड को रिजेक्ट कर देता है, इसमें पेस्टिसाइड है, इसमें फला चीज है। उसी तरह की, उसी मुकाबले की एक रेस्ट्रिक्शन ये कर दी है इस्लामिक कंट्रीज और बाकी कंट्रीज ने कि हम अगर इसमें इवन वेजिटेरियन फूड में अगर हल्दीराम का या किसी और का भी नमकीन भी जा रहा है, तो उसमें भी आपको हलाल सर्टिफाइड होना है। तो उन चीज में हमारे पास एक अनफेयर ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन हो रही है, जिसमें हमको WTO में और इस जो फोरम है, इन फोरम पे भी इन चीजों को उठाना चाहिए। जबकि हम लोग बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। वेजिटेरियन लोग, बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाना चाहते, बट आप देखेंगे कॉचिनियल है जो E120 के नाम से एडिटिव डाला जाता है फूड में, बहुत सारे फूड में है। बोन फॉस्फेट है, इसका कोड वर्ड बताया जाता है E542। तो कंज्यूमर्स के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है कि कुछ तो उनमें कंज्यूमर ऐसे हैं जो वेजिटेरियन कंज्यूमर्स हैं, उनमें आप हलाल सर्टिफाइड वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें नॉन वेजिटेरियन चीजें रहती है। जैसे मैंने जिक्र किया कि E120 ये एडिटिव है, E542 है, जेलेटिन है, E441, इसके जो E163 है, इनफैक्ट कई चीजों में बीफ होता है, लेकिन उसका हमने
कोड वर्ड दे रखे हैं ई समथिंग एंड देन वी नो कि वी हैव एडेड दिस एडिटिव, बट उस एडिटिव का कंज्यूमर को पता नहीं लगता है कि नॉन वेज है कि वेज है। इनफैक्ट कई प्रोडक्ट ऐसे हैं उसमें नॉन वेज प्रोडक्ट एडिटिव यूज किया जाता है और उसमें ग्रीन निशान लगा दिया जाता है। तो ये इनफैक्ट एफएसएसएआई को, जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है और इस तरह की जितनी भी अथॉरिटीज है जो इन चीजों को देखती है, उसको भी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। और वो तभी लेंगे जब हम लोग इस चीज को उठाएंगे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन चीज क्यों कराऊं, क्योंकि हलाल सर्टिफाइड है तो मेरे को भी उसमें एक्सेप्ट, मेरे को भी दिया जा रहा है। और सेकेंडली, अगर मैं क्रूएल्टी के अगेंस्ट हूं तो मेरे को क्यों मेरे जो कंज्यूमर राइट्स है उनका हनन हो रहा है। तो ये सारी लीगल चीजें हैं। लीगल चीजों के साथ साथ हमको थोड़ा सा जो अपना बायकॉट का प्रोसेस है ये बढ़ाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा लोगों को कि क्यों जो हमारी चाहे ह्यूमन राइट्स है, बेसिक कंज्यूमर राइट्स है, जो और तरह के जितने भी राइट्स हैं हमारे जो फूड के बारे में या बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में, उसमें अब अपना वायलेशन, अपना हनन क्यों होने दे रहे हैं। तो ये जागृति भी लानी है और इसमें आवाज लीगल फोरम पे भी उठानी है और अदर देन लीगल फोरम आल्सो हमको इकट्ठे होना है, जहां हम इस बात को बता सकें कि नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट है। इनफैक्ट इसी थ्रेट के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीजें बैन कर देनी चाहिए कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है। अगर आप मीट पे रिस्ट्रिक्शन करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं चीजों को, उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उसी के लिए करें, अगर करना भी है। और इस पे एक डिबेट होनी चाहिए। मुस्लिम क्लरिक के साथ भी ये डिबेट की जा सकती है। और दूसरा, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना इन सारी बातों पे बहुत जरूरी है कि ये चीज चल क्यों रही है और सिक्योरिटी के लिए किस किस तरह से ये जिहाद के लिए जो पैसा जा रहा है या कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। अब इन्होंने चैरिटीज के नाम बदल दिए हैं। ये जो कनेडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, वहां पाया गया, इवन यूएस में पाया गया कि इन्होंने पहले हमास के लिए, वहां इनफैक्ट देयर इज ए प्रूफ कि हमास के लिए डाइवर्ट किया जा रहा था, जो इसका सर्टिफिकेशन का पैसा इकट्ठा किया जा रहा था सर्टिफिकेशन के नाम पे। अब उन्होंने हमास के बदले और चैरिटीज डिक्लेयर कर दी और उनके थ्रू वाया देम इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज का एक इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। और तब तक, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता, तो इन सारी चीजों पे बैन लग जाना चाहिए कि ये, ताकि ये आम जनता का, आम कंज्यूमर का, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। यही अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अंत में कि इस फोरम ने मुझे मौका दिया। इनफैक्ट डाटा बहुत है हमारे पास जो हम शेयर कर सकते हैं। अब जो इनका जिस तरह से ट्रेड बढ़ता जा रहा है, आज 5 ट्रिलियन है, ये कोई हैरानी नहीं होगी कि अगले 5-7 सालों में, क्योंकि ये इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसको बढ़ाया है। और ये सब इसके पीछे कोई आम अच्छा मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम है जिसकी जो गलत एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और गलत इंटेंशंस है, वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये सारा किया जा रहा है। तो ये जागृत होने की सबको, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, और जो अच्छा मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, बाकी लोगों को भी खड़े होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद जी। सुरेंद्र सिंह जी।
धन्यवाद सुरेंद्र सिंह जी. He has rightly pointed out that there are so many now extra constitutional kangaroo bodies, और ये हमारे देश के दैनंदिन व्यापार जीवन शैली पे किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रही हैं और एक उस दिशा में ले जा रही हैं जहां की सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का पूरा एक छत्र राज हो जाए, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर हो, चाहे फिर वो सामाजिक स्फीयर हो. ये ध्यान देने योग्य बात होगी कि यूरोप के कई देशों में अब हलाल बैन हो चुका है. इवन श्रीलंका में हलाल बैन हो चुका है. संभावना है कि भारत में भी इस दिशा में काम हो, पर उसके लिए हमें और भी विभिन्न तरह से अपनी तैयारी करनी होगी. अब इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री मलिक जी का, जो कि हमारे उच्च न्यायालय में अटॉर्नी है और इन्होंने इस पे काम भी किया है, एक पिटीशन भी लगाई हुई है. तो डॉक्टर मलिक से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन शुरू करें. प्रारंभ. नमस्कार शिल्पी जी, रवि जी, वेबिनार पे जुड़े समस्त अधिकारीगण और राष्ट्रवादी देवियों और सज्जनों, मेरा सागर नमस्कार. आपको बड़ी सरलता से रवि जी ने बताया कि हलाल का मतलब क्या है. शिल्पी जी ने, रवि जी ने, आप बात बताते हुए आपने एक रेफरेंस दिया. होटल्स में जाके आप लोगों ने काफी बारी पूछा कि भाई आप हलाल क्यों बेचते हैं. दरअसल मेरी भी इस विषय पे कहानी एक होटल से ही जुड़ी हुई. दिल्ली का एक बड़ा जाना माना होटल है ओबरॉय. वहां मेरे कुछ जानकार, उन्होंने ऑर्डर करा मेन्यू कार्ड से और वेटर खाना परोस के लेके आ गया. जब वो लेके आया, वो कुछ मांसाहार की चीज थी, तो पूछा उससे कि भाई क्या चीज है, ये हलाल है या झटका है. तो वेटर कहता है भाई ऐसा सवाल तो कभी किसी ने पूछा नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं. तो कहता भाई मैं तो ये जानना चाहता हूं, मैं तो बिलीविंग हिंदू हूं, मैं तो हिंदू प्रणाली के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति हूं, तो आई विल नॉट फॉलो व्हाट इस्लामिक पीपल फॉलो एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट हलाल. तो वेटर बड़ा डर सा गया और अपने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया. वो कहता भाई आप बिल वगैरह मत दीजिए, आप प्लीज जाना है तो चले जाइए. उसने कहा कि भाई आपने मुझे कुछ परोस के दिया है, मैंने ऑर्डर करा है, मैं कह रहा हूं कि ये झटका या हलाल बता. इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं था. उन्होंने मेरे जानकार से ईमेल एड्रेस लेके बोला हमारे जनरल मैनेजर आपको लिख के ये बात बताई. तो साहब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया और उसका कभी ईमेल पे जवाब नहीं आया. उस व्यक्ति ने आगे मुझसे बात पूछी कि हम जिस भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिस भी होटल में जाते हैं, वहां पे सिर्फ हलाल बिकता है, झटके का कोई पता नहीं है, झटके का कोई सिस्टम ही नहीं है. तो हमने कानून को खोजना शुरू करा. इसी बीच मैंने उससे एक सवाल और पूछा है. जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है. उसने इस बात पे रिसर्च करी है यूके में कि जब आप हलाल करते हैं तो कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं एनिमल की बॉडी में. उस हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिसोल. अब जब वो हार्मोन रिलीज होता है, एक टेस्ट कंडक्ट किया गया पिग्स के ऊपर, तो जैसे ही ये पर्टिकुलर हार्मोन पिग्स के अंदर इंजेक्ट करा तो उनका ब्लड प्रेशर स्पाइक हो गया और उनकी इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई. तो वो कहता है इसके चलते हलाल को नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस, even for the reason of my welfare of my body, I cannot have that sort of meat. तो हमने ये फाइंड आउट करना शुरू करा. अब जब लीगली इसको स्टडी करना शुरू करा तो पता चला कि भारत सरकार इन रियलिटी हलाल को प्रमोट करती है. हलाल को प्रमोट कैसे करती है? प्रमोट करती है बहुत इनडायरेक्टली. एक रिपोर्ट बनवाती है भारत सरकार
फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की 2013 में। मैं इस रिपोर्ट का एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आप शॉक हो जाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर ये क्या चल रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की, ऑफिशियल रिपोर्ट है। इस ऑफिशियल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि स्लॉटरिंग का प्रोसेस क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूं। कहते हैं एन एबेटर इज अ बिल्डिंग वेयर वेल डिफाइंड सिस्टमैटिकली प्लान्ड sequential operation is carried out scientifically to produce hygienic wholesome meat from an animal for human consumption। ये कहते हैं कि मानवीय तरीके से ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मीट को प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है, वो ये तरीका है। The humane way of slaughtering process is carried out by knowledgeable and skillful operators based on halal method with modern technique। दोस्तों, इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। सरकार की यह रिपोर्ट 2013 की यह बात बोलती है कि प्रोसेस ऑफ स्लॉटरिंग सिर्फ एक नॉलेजेबल और स्किलफुल आदमी कर सकता है, जो हलाल करना जानता है। अब इसको करने का तरीका क्या है, एक एनिमल को जिसको स्लॉटर करना है उसकी जगलर वेन को कट किया जाएगा और जगलर वेन को कट करने के बाद उसको तड़पता हुआ छोड़ दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जगलर वेन को कट करने के बाद उसको तड़पता छोड़ दिया जाएगा सो दैट द ब्लड गशेस आउट ऑफ हिज बॉडी, खून की एक एक आखिरी बूंद उसकी बॉडी से बाहर निकल जाए। अभी वो जिंदा होता है, पूरी तरह से मरा नहीं है, तो उसको अधमरा छोड़ना है। ये हलाल करने की टेक्निक है और इसमें कलमा भी पढ़ते हैं और कुरान भी रिसाइट करते हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब शिल्पी जी ने भी बताया है। इसके बाद और शॉकिंग बात यह है कि हाल ही में परमिशंस दी गई है मिनिस्ट्री से टू लॉट ऑफ प्लेसेस स्लॉटरिंग एनिमल्स ओनली ऑन हलाल टेक्निक, जहां पे सरकार ने इनको अनुमति दी है कि आप एक साल में 1 लाख एनिमल्स को स्लॉटर कर सकते हैं बाय यूजिंग द मीन्स ऑफ हलाल। ऐसी रिपोर्ट भी हमारी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने जारी करी है, पर ये ऑफिशियली अवेलेबल नहीं होती है, ये कहीं फाइलों के नीचे दबी हुई रिपोर्ट होती है, इसको पब्लिकली ये लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं। तो हमने जब स्टडी करना शुरू करा कि भाई इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, पहले हमने देखा कि 2 रिपोर्टें हैं जो किसी तरीके से रेस्टोरेंट्स को और होटल्स को एक तरह से उनके ऊपर बाइंडिंग कर देती है कि हलाल इज द ओनली वे, हलाल इज द ओनली मीट दैट यू हैव टू सेल टू योर कस्टमर्स। इसके बाद मित्रों हमने थोड़ा ये जानने की कोशिश करी कि हकीकत में भारत का संविधान क्या कहता है इस बारे में। अब भारत का संविधान कि मैं आपको 3 आर्टिकल्स पढ़ के बताऊंगा और बड़ी संक्षेप में अपनी बात को खत्म करूंगा। 3 आर्टिकल्स पढ़ के बताऊंगा कि एक आर्टिकल 19(1)G है जो कहता है कि आपको ये फ्रीडम है कि आप यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। देयर इज एन एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री to follow, to practice any profession, carry out any occupation, trade and or business. But when it comes to halal, they cannot. It has to be done by a person who has the knowledge of doing it, and he also belongs to that particular community. So that means, according to the census of India, we are today at 14.23% of Muslim population in the country. So only people belonging to that community are eligible for taking up a job in a slaughterhouse or abattoir house. Number one. So how halal is in contravention, in violation of the article 19(1)G, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 15 है, वो ये बोलता है स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on grounds only of religion, race, sex, caste, place of birth and any other form। ऐसी रिपोर्ट निकाल के आपने इसका भी उल्लंघन कर दिया। जब संविधान कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कर ही नहीं सकते, रेस कर ही नहीं सकते,
तो आप कैसे एक रिपोर्ट की अनुमति देते हैं? और उसके बाद मैं एक प्रावधान पे भी आऊंगा, जो इस हलाल की जड़ है, जब तक वो प्रावधान नहीं जाएगा तब तक ये इलीगैलिटी हिंदुस्तान से निकलेगी नहीं। ये आर्टिकल 15 मैंने बताया मित्रों आपको। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 51A। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। कहता है अगर हमारे राइट्स हैं तो उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज भी हैं, और अगर हम राइट्स को एंजॉय करते हैं, स्टेट हमें एंजॉय करने की अनुमति देती है, तो ड्यूटीज को फॉलो करना भी हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक पर्टिकुलर क्लॉज पढ़ के बता रहा हूं, आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज इट शैल बी द बाउंडन ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, the bounden duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, ध्यान दीजिएगा, and to have compassion for living creatures. We ought to have compassion for living creatures. We cannot do anything which is in violation of not having compassion for the living creatures. So we need to have that. Now, ये हो गए संविधान के प्रावधान। अब मेरे मित्रों, मैं आपको दिखाता हूं कि ये इलीगैलिटी कैसे चल रही और इस इलीगैलिटी की जड़ क्या है। हमारे चाचा नेहरू के जमाने में एक कानून बनाया गया था, उस कानून को कहते हैं द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। 1960 में ये एक एक्ट लाया गया था, कानून बनाया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि एनिमल्स की तरफ किसी तरह की क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए। इस एक्ट का मैं प्रियम्बल की 2 लाइनें पढ़ के बताता हूं। ये कहता है, इस एक्ट को लाने का रीजन बताता है, टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स एंड फॉर दैट पर्पस टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स। 1960 में पार्लियामेंट में डिबेट हुई और डिबेट होने के बाद ये कानून बनाया गया। इस कानून के अंदर एक प्रोविजन डला सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 कहता है ट्रीटिंग एनिमल्स विद क्रूएलिटी। अगर कोई आदमी एनिमल को क्रूएलिटी करता हुआ पाया जाता है तो उसके साथ क्या होगा, किस तरह की क्रूएलिटी करा हुआ पाया जाता है, ये मैं आपको पहले बताता हूं। इसी के अंदर सेक्शन 11L है, वो कहता है इफ एनी पर्सन म्यूटिलेट्स एनी एनिमल और किल्स एनी एनिमल इंक्लूडिंग स्ट्रे डॉग्स बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंजेक्शंस इन हार्ट और इन एनी अननेसेसरीली क्रूअल मैनर, किसी भी क्रूएलिटी से अगर आप किसी एनिमल को मारते हुए पाए जाते हैं तो क्या होता है, that person will be punishable with an imprisonment that may lead to 3 years or with some fine। तो आप ये देखें कि कानून क्या कहता है। भारत का कानून कहता है कंपैशन, भारत का संविधान कहता है कंपैशन होना चाहिए, और भारत का कानून कहता है कि अगर आप किसी एनिमल की तरफ क्रूअल्टी करे हुए पकड़े गए या आपने उसको क्रूअल से मारते हुए पकड़े गए तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। पर यह बात यहां पे खत्म नहीं होती। इसके बाद इसी एक्ट के अंदर उसी चाचा नेहरू के जमाने में सेक्शन डाल दिया गया। वो सेक्शन जब एक सेविंग क्लॉज की तरह काम करता है और इसके बारे में लोग इस गहराई तक जाते नहीं हैं, और यही एक मूल वजह है कि भारत में हलाल एग्जिस्ट करता है। हमारी लड़ाई इस सेक्शन को हटाने के खिलाफ है, हटाने की है। इस सेक्शन में पढ़ता हूं आपको, ये कहते हैं नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल रेंडर इट एन ऑफेंस टू किल एनी एनिमल इन अ मैनर रिक्वायर्ड बाय एनी रिलीजन ऑफ एनी कम्युनिटी। आप किसी भी तरह की क्रूएलिटी इन फर्दरेंस ऑफ योर रिलीजन और योर कम्युनिटी करते हैं, दैट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। We have filed a writ
ultra virus of the constitutionality of this particular section. That section is coming in way of curbing halal in the country. If this section is gone, this country will never have halal. It is this section which is giving impetus to all these people who are promoting and only doing halal. They would not be able to do so if section 28 is removed from the act. May I also tell you, about 10 years back, a bill was introduced in the parliament to challenge the constitutionality of this particular section. For what reasons, we don't know. It was tabled in the parliament but lapsed due to time. It was never discussed. But it was on the list of business, yet it was discussed. It was who was wanting to get section 28 striked off and termed as friends. We are fighting for this, and we will have 28 removed. We need your support. We need your help. We need your prayers for that. And if that so happens, there are three things which will have to benefit. जेल के पीछे डाला जाए, उसके और FIR लॉन्च होगी, and it will become a penal provision that will attract imprisonment and fine. दूसरी बात मुझे याद आया, बीच में शिल्पी जी ने एक और बोली थी, it will also help Dalits and all those other people who are in the business and trade of this particular slaughtering. They will also get opportunities, and their opportunity could not be denied to them on the grounds of their religion, or they not being able to slaughter the animal in a certain way. और सबसे बड़ी बात, जिस पशु को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको ऐसे बर्बरता से मारना, ये तो बहुत अमानवीय होगा। तो उस अमानवीय प्रैक्टिस को भी हम देश से खत्म करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद राहुल जी, आपने वास्तव में बहुत ही एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा उठाया कि किस प्रकार से हमारे संविधान पे ये एक हमला भी है, और न सिर्फ हमला है, ये बाबा साहेब रामजी अंबेडकर का जो बनाया गया है कानून है, और जिसमें एक SC/ST एक्ट भी है जो प्रावधान है कि आप उसके उस समुदाय के खिलाफ, SC/ST के खिलाफ किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो उनके डिग्निटी पर हनन हो, प्रहार हो। परंतु इसमें तो इनडायरेक्ट कॉल ही है टू बॉयकॉट सच प्रोडक्ट विच आर कमिंग फ्रॉम 30X या वाल्मीकि, जो कि SC/ST वर्ग के में आते हैं। तो आपका यह कार्य अपने परिणति को प्राप्त करे और देख पाए कि कैसे हलाल जो है बंद हो पाएगा। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। और सर नमस्ते, आई एम शंकर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। राज चावला जी का, जो कि एक प्रसिद्ध वरिष्ठ फिल्मकार और पत्रकार हैं, एक पुस्तक है जो कि हलाल से ही संबंधित है और वो विनिमय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक श्री देवेश खंडेलवाल जी ने लिखी है। यह तथ्यपरक विश्लेषण है और इसका नाम है हलाल प्रमाणन। पुस्तक का मूल्य मात्र 25 रुपए है और इसकी 100 प्रतियां अगर ली जाएंगी तो उस पर 30% का छूट का इसका प्रावधान है। इस पुस्तक का विवरण आपको फेसबुक इत्यादि पे उपलब्ध हो जाएगा। और जो पुस्तक के प्रकाशक हैं वो हैं विमर्श प्रकाशन, रानी झांसी मार्ग, दिल्ली। तो इस संबंध में कुछ भी आपको अगर पत्राचार करना है, क्रय करना है, तो आप इस प्रकाशन हाउस से संपर्क कर सकते हैं।
प्रणाम प्रणाम जी, मैं शंकर आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ। पढ़ना मुझे लगता है सभी को पढ़नी चाहिए। ये हमारी कॉपी है, मेरी कॉपी प्रदेश से कोई बोलना चाह रहे हैं, इनको सुने, समय हो तो। हमारे पास कई प्रश्न भी आ रहे हैं और हम अब कुछ प्रश्न लेंगे अपने आगंतुकों से, वार्ताकारों से। इससे पहले मैं बोलूँगा, जैसे आपने कहा कि ये, इससे मुझे ध्यान आता है नसीम निकोलस तालेब का एक कथन, द मोस्ट इंटॉलरेंट विंस। ये बड़ा गूढ़ सत्य है आज की तारीख में। और प्रश्न इस आधार, प्रश्न अधिकांश लोगों का प्रश्न है कि इसको कैसे समाप्त किया जाए और इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या है। तो पहला प्रश्न जो मैं है वो रवि जी आपसे करना चाहूंगा, अभी हमारे पास कुछ समय है 15-20 मिनट, कि इस्लाम, राज्यवाद और उम्मा का जो ये षड्यंत्र है ये किस प्रकार से चल रहा है, हलाल सर्टिफिकेशन का इसमें कैसा रोल है। ये प्रश्न आया है रवि जी के लिए और इसको बोलने वाले हैं राहुल यादव जबलपुर से। राहुल जी, आपका प्रश्न जो है बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमें समझना है। इस साम्राज्यवाद जो है, इस्लामिक साम्राज्यवाद जब आया तो उसने हलाल की डेफिनेशन ही बदल दी कि जो इस्लामिक हलाल है वो चलाएगा, यानी, और एक वो है तेरा माल मेरा माल, मेरा माल मेरा माल, और यही है कि मेरा विचार तेरा विचार, मेरा विचार मेरा विचार, यानी मेरा ही विचार है। इस राज्यवाद का जो अगर हम देखें तो इसके हम 3-4 खंड देखते हैं। जो अब जिस खंड से हम गुजर रहे हैं ये पोस्ट वर्ल्ड वार 2 है, जिसमें बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा था, आवागमन आसान हो गया। उसके बाद ये लंदन जैसे सर्टिफिकेशन शुरू हुई और उसके बाद ये पूरे विश्व में फैली, ग्लोबल वो हुई। अब हमारे पास इसका एक ही काउंटर ये है। मैं छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे दिल्ली की में केमिस्ट जो हैं, ये 7 दिन अपनी दुकान खोलते थे, क्योंकि डर ये था अगर ए केमिस्ट बंद करेगा तो बी और सी उसका बिजनेस खा जाएंगे, सी बंद करेगा तो ए और बी खा जाएंगे। उनकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो गई। पास करा, एक सोल्यूशन पास करा कि हम सब एक ही दिन बंद करेंगे जिससे किसी का कोई बिजनेस इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल को क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यदि भारत कहता है कि हम हलाल एक्सपोर्ट तो वील बी एट लॉस, यानी यही अगर कोई और कंट्री कहता है और यही हम एक प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना के बात करते हैं जिस हो रहे हैं, जैसे कुछ कंट्रीज ने बैन कर दिया यूनिलैटरली, पोलैंड करा, कई कंट्रीज ने करा, श्रीलंका ने करा, और उसमें मॉन्क थीरू जैसे लोग सामने आए जिन्होंने ये सब करवाया, म्यांमार में हुआ। तो हमें इस तरह की एक जॉइंट एफर्ट करनी है इस साम्राज्यवाद के खिलाफ। जी, मेरे ख्याल मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया। एक दूसरा प्रश्न है आपको जो है मैंने दिया है, वो संजय सेन जी हैं। इन्होंने अपना जगह का, स्थान का नाम नहीं लिखा है। इनका प्रश्न है कि ये उत्तर नॉर्थ ईस्ट में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट, ये तो पूरे देश की बात है, तो हमें पूरे देश की बात करेंगे तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हलाल से जो लड़ने की एक मुहिम है, इसमें एजुकेशन सबसे बड़ी बात है। जब हम कहते हैं कि सेक्युलर देश है तो मुझे एक बात याद आती है, वो सेक्युलरिज्म मीन्स ट्रायम्फ ऑफ एजुकेशन ओवर रिलीजन। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये चीज हमें जाननी बड़ी जरूरी है कि आप
इतने पुराने आर्काइक लॉज पे मत जाइए जिसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। जो साइंटिफिक रीजनिंग लोग समझते हैं कि हलाल की वजह, जो जिस वजह से हलाल को कंज्यूम करते हैं, हलाल को डिमांड करते हैं, वो वजह साइंटिफिकली नॉन प्रूवन है। तो साइंस कोई चीज नहीं कहता। इसीलिए आज यूरोप में भी और हर जगह आप देखेंगे कि एक हलाल के अगेंस्ट एक सिस्टम चल रहा है जो कर रहा है और हलाल की अनुमति नहीं दे रही है वो सरकार, और वो कहती है कि इट हैज टू बी डन इन अ डिफरेंट वे एंड इट कैन नॉट बी डन इन द वे दैट इज डिमांडेड बाय एनी कम्युनिटी इन द स्पेसिफिक। सो अबाउट हाउ कैन इट बी इम्प्लीमेंटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, तो मैं इस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कानून बनेगा तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बनेगा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं बनेगा। तो हमें इस मुहिम में जुड़ना चाहिए और इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहिए। लीजिए। There is a question from Shanmukhamji Chennai, who says that what is the regulation on halal money and how is it spent? So who will take his on? He isn't direct to someone. रवि जी आप इस पे बोला बता पाएंगे कि हलाल का जो इकट्ठा होता है इस पे कोई रेगुलेशन है अथवा, और इसका कि ये लोग हलाल का जब पैसा आता है ये लोग कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रहा हो और कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है। इसी की जरूरत है। और ये जो आज हमारी डिस्कशन हुई है ये इसमें एक फॉरवर्ड है। और जहां तक हो रहा है ये पैसा, ये खुद वो अपनी वेबसाइट्स पे बता रहे हैं और FBI की रिपोर्ट्स और तमाम दुनिया भर की एजेंसीज की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि डायरेक्ट टेरर फंडिंग हो रही है और इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। जैसे ये जो संस्थाएं जो दे रही हैं हलाल सर्टिफिकेट, उनकी रेगुलर ऑडिटिंग उनकी, और उनके ऊपर एक सरकारी आदमी होना चाहिए अगर वो इस तरह की सर्टिफिकेट्स देते हैं जो केवल एक रिलीजन को ही सेटिस्फाई करते हैं। और उनका पैसा कहाँ से जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है जा रहा है, ये सबको रेगुलेट करना पड़ेगा। अभी कोई ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। धन्यवाद रवि जी। एक ये प्रश्न है विमल सोनकर जी का, ये लखनऊ से पूछ रहे हैं कि क्या हलाल पशु को पीड़ा कम होती है, क्या उसको मृत्यु देर से आती है? तो इसका प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ। थोड़ा बहुत डॉक्टरी प्रश्न है, बायोलॉजिकल। तो मैं ये कहूँगा नहीं, हलाल की जो पशु मारा जाता है वो बहुत ही क्रूअल और इट इज अ वेरी पीड़ादायक मृत्यु है, स्लो डेथ होता है उसका। ये ऐसे चाकू चलाया जाता है तो उसका विंड पाइप, ईसोफेगस, बोथ द वेन्स, एक्सटर्नल इंटरनल और इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड, ये सब कटती हैं दोनों तरफ, आइडियली दोनों तरफ। ये लोग अक्सर ऐसे एक बार काट देते हैं तो वो एक धीरे धीरे मरता है। उसे शॉक की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि उसका एक तो लंग्स काम करना बंद कर देता है और सारा खून जो है यहाँ से बहता है, तो एक शॉक में जाता है। जब पशु या पक्षी या मनुष्य भी शॉक में जाता है तो उसमें कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं जो शॉक से लड़ने के लिए आते हैं, जिसमें इन्होंने जैसे बताया वो कॉर्टिजोल है, एड्रेनालिन है, इस तरह के। और फिर क्योंकि उसको पीड़ा दिखती है, मृत्यु सामने दिखती है, तो वो भय आक्रांत होता है। तो उसके दिमाग में भी, अच्छा दिमाग का कनेक्शन अभी शरीर से है, तो दिमाग पूरा शरीर को कंट्रोल कर रहा है, अपनी रिएक्शन भी दे रहा है। तो भयाक्रांत पशु कई विभिन्न प्रकार के हार्मोन जैसे सेरोटोनिन के सब टाइप्स ये करते हैं, डोपामिन निकलता है, एड्रेनालिन जैसे मैंने बताया। तो उसके कारण जो है उसमें बहुत न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं, ग्लाइकोलिसिस होती है, जो शरीर का ग्लाइकोजन स्टोर वो टूटने लगता है, लैक्टिक एसिडोसिस होती है, मांस में एसिड की मात्रा बढ़ती है, एसिड की मात्रा बढ़ने से उसमें एक प्रक्रिया होती है राइगर मॉर्टिस, वो जल्दी इनिशिएट हो जाएगी। तो जो मांस भी कई लोग बोलते हैं इट इज अ वेरी टेंडर, वो बोला जाता है इट इज वेरी टेंडर एंड स्वीट मीट, जो कि जस्ट ऑपोजिट रिसर्च कहता है कि बल्कि ये ऑपोजिट होता है, क्योंकि वो कड़क हो जाएगा, उसकी पिंकनेस जो है, गुलाबीपना वो खत्म हो जाएगा। तो इट इज अ वेरी स्लो पेनफुल डेथ, इट इज वेरी क्रूअल टू एनिमल्स। इनफैक्ट इसीलिए
एनिमल लैब्स में स्पेशल प्रावधान है जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो कैसे मारा जाए, एंड दिस इज नॉट डन, ये नहीं किया जाता है क्योंकि वो बहुत पीड़ादायक होता है किसी भी पशु के लिए। यूएसए इत्यादि में इस पर लॉज हैं कि कैसे एनिमल लैब में इस तरह से ना, और इनफैक्ट कई जगह तो बोला जाता है यू स्टन इट इलेक्ट्रिकली या कैसे भी करके इंस्टेंट डेथ होता है। आपको ध्यान होगा जो ये आप तो लॉयर हैं, आपको पता होगा जो डिकैपिटेशन होता है या इवन हैंगिंग करते हैं, इट जस्ट टचेस हियर और वो इंस्टेंट डेथ होता है, और उसका वो बोला भी जाता है इट इज लाइक एन एनेस्थेटिक डेथ। उसमें रोग जो भी व्यक्ति ऐसे मरता है हैंगिंग से या इस तरह से, उसको मिनिमम पीड़ा होती है। तो एक प्रश्न है ये, और ये मिलावटी है प्रश्न, तो ये इनका गुरुनाथ राव जी का कहना है कि शाकाहारी खाद्य पदार्थ में हलाल की क्या प्रासंगिकता है। देखिए, हलाल का अर्थ जैसे मैंने बताया था वो जायज है, परमिसिबल, उसमें मीट और नॉन मीट कोई इशू नहीं है। जब ये खाद्य पदार्थ से बाहर, जब हलाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हलाल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो खाद्य, अगर आप बहुत सारे चिप्स के पैकेट देखें, आटे के पैकेट देखें, आटे के बैग देखें, तो उसके ऊपर हलाल, वेजिटेरियन की भी मोहर लगी हुई है और हलाल की भी लगी हुई है। अर्थ यह है कि उसमें जो अर्थव्यवस्था है या बाकी उसके जो सिस्टम है, चलिए जानवर का मुंह मक्के वाली बात तो नहीं है, उसके मक्का की तरफ हो या पेत्रा की तरफ हो, वो बात नहीं है, मगर बाकी इसका प्रॉफिट किसको जाएगा, कहां से ये होनी है। एक मैं संक्षिप्त में आपको बात बताता हूं कि जैसे एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक तो उसका मेन्यू कार्ड के प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, मगर वो रेस्टोरेंट जो एज एस्टेब्लिशमेंट जब वो हलाल सर्टिफाइड होता है, तो उसकी जो बाइंग है, यानी अगर वो कोई शुगर टोटलिटी में, अब कैसे हलाल सर्टिफाइड होगा कि उसमें इतना मुस्लिम रखा जाएगा, ये रखा जाएगा, क्योंकि भारत में संभव नहीं है कि 100% एक कम्युनिटी को रख के बिजनेस किया जाए, तो ये वेव ऑफ है, यहाँ पे वेव ऑफ किया गया है या कंसेशन दिया गया है। वो बैग, शुगर मिल का बैग जो है, वो शुगर मिल तब सर्टिफाई होगी या शुगर की जो एजेंसी है तब सर्टिफाइड होगी जब वो बैग भी हलाल का ले लिया। ये पूरा पिरामिड है, तो इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का कोई भेद नहीं है जी। यही मेरा इस पे वकील साहब मैं आपका राय जानना चाहूंगा कि अनुज सिन्हा जी जोधपुर से कह रहे हैं कि देश में जब FSSAI सर्टिफिकेट है तो हलाल की क्या आवश्यकता है, वो सर्टिफिकेशन क्यों करती है। जैसे रवि जी की ज्यादा रिसर्च है इस बात पे, आप बोलना चाहेंगे। आप नहीं, लीगल हलाल सर्टिफिकेशन अलग से बॉडीज क्यों बनी। देखिए, कोई भी बॉडी अगर लीगली बनी है तो उसको चैलेंज करना जरूरी है, और जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है AI है, उसके अलावा अगर कोई और बॉडी खड़ी हो जाती है which is otherwise not recognized by law, or if it is recognized by law in some indirect way or the other that we had discussed little time before, then that has to be challenged. So अभी तक इस बात पे अवेयरनेस शुरू नहीं हुई थी, तभी धांधलेबाजी चलती जा रही है। तो ये धांधलेबाजी बंद तब होगी जब इसके ऊपर एक मुहिम खड़ी होगी और लोग अवेयर होंगे इस बात को कि आपको एक लीगल पैकिंग में इलीगल चीज दी जा रही है, तो उसकी इलीगैलिटी को चैलेंज करना जरूरी है, और उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और आई होप जल्द से जल्द ये चीज हो और ऐसी इलीगल बॉडीज को स्ट्राइक ऑफ किया जाए, उनको काम करने की अनुमति ना दी जाए, एंड दैट दे बीइंग वायलेटिव ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड should happen very soon, and the courts may do that or the government of India may do that. Dr. Saab, may I supplement it? Hello. क्या ये गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही एक विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन ये बंद किया जा सकता है कि गवर्नमेंट बोले कि इस तरह की वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी सच पैरेलल बॉडीज, या ये कोर्ट में चैलेंज होगा, तो कोर्ट ऑर्डर देगा तभी हो सकता है। देखिए, इसमें दोनों चीजें होती है। अब हेलो, आपने अगर एग्जीक्यूटिव ने एक पर्टिकुलर ऑर्डर इशू करा है, इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, तो एक कानून बनने के बाद रूल्स बनते हैं, रूल्स के बाद बाकी की चीजें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में चली जाती है,
तो इस डेलीगेशन के अंदर अगर एग्जीक्यूटिव ने एक पर्टिकुलर एक्शन लिया है तो अब उसके डेरोगेशन में एक नेक्स्ट एक्शन नहीं ले सकता। अगर किसी तरीके से ये बॉडी इलीगली सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट है तो उसी के डेरोगेशन में एक नया ऑफिस ऑर्डर नहीं आ सकता। बट नॉट दैट इट डज नॉट हैपन, इट डज हैपन, orders do get reminded as well, but that would not make sense to the collective wisdom of that group of officials who would have passed that particular office order. So it can be done by the stroke of a pen as well, that you can negate or you can take the force out of that particular agency which is illegally operating in the country, or if it is a particular government order, office order which has been made in their capacity of delegated legislation, then that would have to be challenged in the court. There is one last question and a quick response. करुणेश जी बोल रहे हैं इलाज कैसे किया जा सकता है कंप्लीट, तो इसका तो मैं यही जवाब दूंगा कि एक एक्टिविज्म होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए और संगठनात्मक शक्ति बनाइए तो हर कार्य संभव है। सबसे नीचे वाला एक अंतिम प्रश्न मैं लेता हूं, ये मुरारी शरण शुक्ला जी का है कि ये हम लोग हालांकि वी हैव टच्ड अपॉन दिस पर पुनः इनके लिए बोल देते हैं कि हलाल प्रमाणन का सिख समाज और गैर मुस्लिम खानों के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पड़ चुका है शुक्ला जी, 80% जो है उनका व्यापार समाप्त हो चुका है। सुअर का काम करने वाले भी प्रभावित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लखनऊ में जब मैं अपने घर से स्टेशन जाता था, बीच में खोखे होते थे छोटे छोटे गरीब लोगों के, जो कि कम से कम 8-10 होते थे, जो कि विभिन्न जातियों के होते थे। वो आज की तारीख में सब बंद हो चुके हैं, हर जगह हलाल बिक रहा है, चाहे वो छोटे छोटे रिटेलर्स हों या बिग बुचर हाउसेस जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हों। फ्रॉम 80% झटका इट हैज कम डाउन टू जस्ट 20% झटका नाउ, और मे बी इवन लेस पैन इंडिया। आप कुछ अगर जोड़ना चाहेंगे? इसमें मैं आर्थिक पहलू के अलावा एक बात और कहना चाहूंगा। जहां तक सिखों का प्रश्न है, हमारे में रहते और कुरहते होती हैं। 4 कुरहत हैं कि आपको ये 4 काम नहीं करने, जिसमें से तंबाकू का सेवन वगैरह वगैरह, जिसमें से एक कुरहत है कि आप कुट्ठा मांस, हलाल मांस नहीं खा सकते। यानी अगर मेरे को भारत सरकार या कहीं पे भी, जैसे एयर इंडिया मैंडेटरी अपनी पॉलिसी में बोलते हैं कि हम यही सर्व करेंगे, दे आर एनक्रोचिंग अपॉन राइट एज अ सिख। बाकी तो सबके साथ हो ही रहा है। आर्थिक वो खट्टी समाज को भी आर्थिक चोट पहुंच रही है और पूरे हिंदू समाज को पहुंच रही है। मगर इन पर्टिकुलर एज अ सिख मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे तो यहाँ पे रिलीजियस राइट्स का भी हनन हो रहा है। और ये जो राइट्स हैं ये कोई सिखी से शुरू नहीं हुए। इससे पहले हमारे यहाँ केवल झटका पद्धति ही थी। हमारे यहाँ मांसाहारी शाकाहारी सभी रहे हैं और उनकी एक अपनी पद्धति थी। उस पद्धति को एनक्रोच किया गया, उसको खा लिया गया है। तो ये हमारे ऊपर असर कर रहा है, हर तरह से कर रहा है जी। तो अब हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ये बहुत ही एक अद्भुत कार्यक्रम रहा और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग यहाँ आए, आप लोग हम लोगों से जुड़े, और इस पुस्तक का मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाऊंगा, हलाल प्रमाणन, जो एक तथ्यपरक विश्लेषण है, देवेश खंडेलवाल जी का। इसको जरूर लीजिए, पढ़िए और लेखकों का उत्साहवर्धन करिए। शक्ति कलयुगे, इस विचार को मन में रख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो कृपया करके कर्ब हलाल के नाम से जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, इंस्टा इत्यादि पे, फेसबुक पे, उनसे आप रेगुलर अपडेट्स लेते रहें। दिस वाज जस्ट द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स एंड वेबिनार सेमिनार्स वी आर हैविंग इन आवर पाइपलाइन। तो अब हम समाप्त करते हैं। कृपया जुड़े रहिए। जय महाकाल।